RN हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है हिंदी कविता रोटी और संसद, जो कि कवि धूमिल द्वारा रचित है। तो चलिए इसका वाचन करते हैं और इसका भावार्थ समझने का प्रयत्न करते हैं। इसके साथ ही हम इसमें आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा। रोटी और संसद, इस कविता में धूमिल ने रोटी की समस्या पर अपनी चिंता प्रकट की है। कल सुनना मुझे इस काव्य संग्रह में सबसे छोटी किंतु सबसे महत्वपूर्ण कविता रोटी और संसद है। स्वतंत्र भारत में प्रमुख समस्या थी गरीबी की समस्या। इस गरीबी के कारण सामाजिक विषमता बढ़ती गई। गरीबी और अधिक गरीब होते गया, गरीब और अधिक गरीब होता गया और पूंजीपति वर्ग सत्ता और शासन की बागडोर अपने हाथ में लेकर गरीबों की रोटी तक छीनता गया। इसी कारण आम आदमी रोटी रोटी के लिए तड़पता रहा। गरीबों की रोटी छीनने वाला वर्ग मतलब तीसरा आदमी। कवि ने इसी तीसरे आदमी की तलाश के लिए प्रतीकात्मक रूप से रोटी और संसद एक छोटी सी कविता लिखी है। देखिए, इसमें 3 व्यक्तियों का जिक्र किया गया है। तो हम कविता का वाचन करते हैं और उसका भावार्थ समझने का प्रयत्न करते हैं। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, ये तीसरा आदमी कौन है और मेरे देश की संसद मौन है। देखिए, इसमें क्या बताने का प्रयत्न किया है लेखक ने कि एक आदमी रोटी बेलता है, यानी रोटी बेलने वाला जो व्यक्ति है वो मजदूर किसान वर्ग का प्रतीक है, जो मेहनत करता है और मेहनत के दम पे रोटी बेलता है और खाता है। एक आदमी रोटी खाता है, जो रोटी खाता है यानी मेहनत करने के बाद रोटी खाता है। एक तीसरा आदमी भी है। ये देखिए, निम्न वर्ग मध्य वर्ग के बारे में बताया गया है। निम्न वर्ग के अंतर्गत मजदूर किसान वो व्यक्ति आएंगे जो मेहनत कश है, जो मेहनत के दम पे ही रोटी खाते हैं। जब वो मेहनत करेंगे तभी उन्हें रोटी प्राप्त होती है। और जो दूसरा मध्यम वर्ग है वो भी मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद में जो उन्हें प्राप्त होता है उसी से अपना जीवनचर्या चलाता है। पर इसमें बताया कि एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है और न रोटी खाता है, वो रोटी से खेलता है। इसमें तीसरा जो वर्ग है वो पूंजीपति वर्ग है, वो शासक वर्ग है, वो सत्ता पे बैठा हुआ व्यक्ति है जो मेहनत तो नहीं करता है, केवल दूसरों के दम पे दूसरों की मेहनत को चुरा कर वो अपना भरण पोषण करता है, ऐशो आराम करता है। ना वो किसी तरह की मेहनत करता है, ना ही उसे किसी तरह की परेशानी कठिनाई होती है। और वह सिर्फ रोटी के साथ खेलता है, यानी उसको ना दूसरों की मेहनत का कुछ सम्मान करता है, ना ही उसे दूसरे की मेहनत से कुछ लेना देना है। वह सिर्फ रोटी से खेलता है, यानी वो सिर्फ लोगों की भावनाओं से खेलता है। उसे मेहनत करने वाले जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, जो मेहनत कोश व्यक्ति है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो केवल उसकी भावनाओं से खेलता है, उसका मजाक बनाता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो कवि पूछते हैं कि ये तीसरा व्यक्ति कौन है? जनता में जन चेतना जागृत करने के लिए पूछते हैं कि तीसरा व्यक्ति कौन है और मेरे देश की जो संसद है वो मौन है। क्यों मौन है? कि जो किसान मजदूर वर्ग के हिस्से का जो रोटी खा लेता है, वो रोटी खा के अच्छे से रहता है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है और ये इस तरह की गतिविधियां करते भी रहता है, पर उसके विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता? हमारा कानून क्यों ऐसा है? हमारा कानून क्यों अंधा बहरा बन गया है? तो इस पे ये प्रश्न उठाने का प्रयत्न किया है कवि धूमिल ने। कवि धूमिल हमारे सामने एक चित्र खड़ा करना चाहते हैं कि एक आदमी रोटी बेलता है, मतलब वो रोटी की जुगाड़ में कड़ी मेहनत करता है। एक आदमी जो रोटी खाता है, परंतु ऐसा एक तीसरा आदमी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। कवि इस तीसरे आदमी की पहचान के लिए प्रश्न करते हैं कि यह तीसरा आदमी कौन है, परंतु उत्तर हमारी सर्वोच्च संसद नहीं दे पाती है। ये तीसरा आदमी सत्ताधारी, पूंजीपति या अफसरशाही लोग हो सकते हैं, जिसने आम जनता
गरीबों की रोटी यानी आम जनता, गरीब जो है उनकी रोटी छीनी है, जिनकी मेहनत और खून पसीना तक को इन्होंने चूसा है। आम आदमी, मेहनत कश, आरामी की ज़िंदगी जीने वाले के प्रति कवि ने आक्रोश भरा सवाल करते हैं, ये तीसरा आदमी कौन है। और जब तक इस तीसरे आदमी के बारे में संसद उत्तर नहीं देती तब तक भूखमरी की समस्या हल होने वाली नहीं है। इसका मतलब ये है कि कवि ऐसा कह रहे हैं कि ये जो तीसरा आदमी है, जो लोगों की मेहनत किसकी, जो गरीब निम्न वर्ग के लोग हैं, जो किसान है, जो आम जनता है, जो उनके हक का पैसा या उनके हक की चीज़ों को अपने स्वार्थ के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए व्यक्त करता है, ऐसे व्यक्ति पर कवि ने व्यंग्य किया है और जन चेतना को जागरूक करने का प्रयत्न किया है कि समाज में जो उच्च वर्ग के लोग, जो पूंजीपति वर्ग बैठा हुआ है, जो उच्च पद पर सत्ताधारी व्यक्ति बैठा है, वो कहीं ना कहीं जनता के हक को मार कर या जनता को निराश कर या उनके हक की चीज़ों को छीन कर क्या कर रहा है, अपने सुख के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे जो भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्ट शासन प्रशासन वर्ग है, जो घूसखोरी रिश्वतखोरी करती है और गरीब जनता का पैसा हड़पते हैं या गरीब जनता के पैसे को हक जताते हैं या उनके पैसे को मैं अपना हक करते हैं, उन सभी को व्यक्त करने वाली ये कविता है रोटी और संसद, जिसमें जन चेतना को जागृत करने का काम धूमिल ने किया है। आशा करते हैं कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। इसके साथ ही इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उसको भी हम देखते हैं। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रोटी और संसद कविता का भावार्थ सहित समीक्षा कीजिए, या रोटी और संसद कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको बताना पड़ेगा कि एक व्यक्ति रोटी बेलता है, दूसरा व्यक्ति रोटी खाता है, तीसरा व्यक्ति है जो रोटी ना खाता है ना बेलता है, वो सिर्फ रोटी के साथ खेलता है। मैं पूछता हूँ कि ये तीसरा व्यक्ति कौन है और मेरे देश की संसद मौन है। तो इस तरह से जो इसका भावार्थ बनता है, तो आप उसको भावार्थ उसका लिखिएगा कि एक जो व्यक्ति है रोटी बेलने वाला, वो गरीब जनता का प्रतीक है, जो दूसरा है वो मध्यम वर्ग का प्रतीक है, और जो तीसरा व्यक्ति है वो उच्च वर्ग का प्रतीक है, जो बिना मेहनत के और गरीब जनता या आम जनता के पैसों को हड़प कर ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है, जिसे मेहनत क्या होती है इसका पता नहीं रहता है, केवल वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है। तो आप इसको इस तरह से बता सकते हैं। दूसरा, रोटी और संसद कविता में कितने तरह के व्यक्तियों का वर्णन किया है, तो आप बता सकते 3 तरह के व्यक्तियों का वर्णन किया है। उसमें रोटी बेलने वाला, रोटी खाने वाला और रोटी के साथ खेलने वाला। फिर तीसरा है कि रोटी बेलने वाला किसका प्रतीक है, तो आप बता सकते रोटी बेलने वाला किसका प्रतीक है, आम जनता का प्रतीक है, गरीब मजदूर वर्ग का प्रतीक है, और फिर उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दे सकते हैं। रोटी खाने वाला किसका प्रतीक है, तो रोटी खाने वाला किसका प्रतीक है, तो वो भी बता सकते हैं कि मध्य वर्ग का प्रतीक है, जिसमें मेहनत करके रोटी कमाई और खाई जाती है। तीसरा व्यक्ति कौन सा है, तो तीसरा व्यक्ति आप बता सकते हैं कि रोटी से खेलने वाला व्यक्ति किसका प्रतीक है, तो आप बता सकते हैं ये संपन्न वर्ग का प्रतीक है, शासक वर्ग का प्रतीक है, पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है, जो आम जनता के हित को चुरा कर अपने ऐशो आराम करता है, जो आम जनता के पैसों को हड़प कर अपना उपभोग करता है, तो उसे हम तीसरा व्यक्ति कह सकते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सब भी महत्वपूर्ण प्रश्न समझ में आए होंगे। धन्यवाद।